तो हम लोग करेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के बाद अब कैलकुलेशंस करेंगे और डेरिवेशंस करेंगे। पहला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। एक ऐसा स्ट्रेट वायर होगा जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ये स्ट्रेट वायर है। तो इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो जो हो रहा है आई, उसके कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है। अब पी पॉइंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो क्या क्या गिवन होगा? एक तो ये दिया होगा कि पी पॉइंट वायर से कितने डिस्टेंस पर है, यानी अगर आप पी पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दिया होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर वायर के दोनों एंड्स को आप पॉइंट पी से ज्वाइन कर देते हैं तो परपेंडिकुलर से एक तरफ का एंगल अल्फा और दूसरी ओर का एंगल बीटा, ये गिवन डेटा होगा। तो दोनों एंगल ऊपर और नीचे वाले कहां से मेजर किए जाते हैं? पॉइंट पी से जो आपने वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वहां से मेजर किए जाते हैं। तो अल्फा बीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी और करंट आई, ये गिवन होगा। ठीक है ना, ये गिवन होगा। अब इन्हीं गिवन टर्म्स में पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? डेरिवेशन देख लीजिए। ये वायर था जिसमें करंट आई का फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट पी है जहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है? डी। अब बताइए बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या सीखा आपने कि आप किसी एलिमेंट डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और तब उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं कि मैं एलिमेंट एज्यूम करूंगा। एलिमेंट कैसे मानते हैं वायर का? वायर के एलिमेंट मानते हैं करंट फ्लो की डायरेक्शन में। तो ये रहा एलिमेंट डीएल, है ना? ये एलिमेंट डीएल है। इस डीएल का, यह डीएल वेक्टर हो गया। इस डीएल का पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो याद करिए क्या करना होता है बायोट-सेवर्ट लॉ में? सबसे पहला काम डीएल शो करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद डीएल से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो डीएल से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं आप। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? आर वेक्टर। ठीक है, डीएल और आर के बीच में ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं। ओके, हालांकि एक बार को ये एंगल फाई मान लीजिए आप, डेरिवेशन में इसका यूज होगा। ठीक, साथ ही साथ आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं वहां से डीएल का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए आप, उस परपेंडिकुलर से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मान लीजिए डीएल एल डिस्टेंस पर है। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ क्या था? डीएल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताइए अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ? बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डीएल का मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायोट-सेवर्ट लॉ है।
इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, जो गिवन टर्म्स है उन्हीं टर्म्स में सभी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे थीटा को फाई में। तो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, 90 माइनस फाई। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम ना, होगा ना थीटा 90 माइनस फाई। ये ग्रीन कलर वाला थीटा और फाई देखिए, यही ना रिलेशन इनमें होगा। तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा फाई के टर्म्स में। अब बताइए, आप अगर लिखना चाहते हैं डी बाई आर, क्योंकि डी दिया है ना, तो डी बाई आर क्या हो जाएगा बोलिए। इस ट्रायंगल में देखिए डी बाई आर, फाई के टर्म्स में बोल रहा हूं लिखने को मैं। तो जो एंगल के साथ होता है डी, उसे बेस कहते हैं। और यहाँ जो 90 डिग्री दिख रहा है, यह डायग्राम देखिए दूसरा वाला, ये 90 डिग्री ये जो दिखा रहा हूं मैं, इसके सामने आर परपेंडिकुलर है, तो बेस सॉरी आर हाइपोटेन्यूस है। आर क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, कॉस फाई। तो ये दिस इंप्लॉइज की क्या बन गया यहां से फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इंटू सेक फाई। सही कर रहा हूं मैं, तो डी सेक फाई हो गया आर का वैल्यू। तो आर भी एलिमिनेट हो गया और थीटा भी एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से थीटा और सेकेंड इक्वेशन से आर। अब क्या बच गया, डीएल। तो डीएल के लिए क्या करिए आप, फिर से शुरू हो जाइए इसी ट्रायंगल में और लिखिए एल बाई डी। बताइए क्या लिखा मैं, एल बाई डी। फाई के सामने एल क्या है, परपेंडिकुलर। मैं थीटा को इग्नोर कर रहा हूं, फाई के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो ट्रायंगल में फाई एंगल एज्यूम करिए, थीटा मत सोचिए, क्योंकि थीटा तो एलिमिनेट करना है, फाई के टर्म्स में सब लिखना है। तो फाई के सामने एल हो गया परपेंडिकुलर और डी तो बेस है ही। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन फाई। तो यहां से क्या आ गया, एल बराबर डी टेन फाई हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ओके, हम लोग अब इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन 3 है, तो हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 को लेकर एलिमिनेशन शुरू करेंगे। थीटा के जगह लिखेंगे 90 माइनस फाई, आर के जगह लिखेंगे इक्वेशन 2 से डी सेक फाई, और डीएल के जगह लिखेंगे डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। कहां पर, इस बायोट-सेवर्ट लॉ में। ये जो बायोट-सेवर्ट लॉ है, इसी में सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं मैं, ये जो बायोट-सेवर्ट लॉ है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, देखिए तो लिख रहा हूं मैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसा था वैसे रहने दीजिए। क्या लिखा था आगे, आई डी एल। तो आई के जगह आई, डीएल क्या आया था अभी, अभी पिछले पेज पर डीएल क्या आया था, देखिए देखिए डीएल क्या आया था, देखिए क्या आया था डीएल इक्वेशन 3 में, देखिए डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई आया, दिख रहा है इक्वेशन 3 में। तो क्या लिखूंगा डीएल की जगह मैं, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, तो डीएल की जगह लिख रहा हूं मैं डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक, तो क्या लिख दिया आपने, आई डी एल। आगे क्या लिखा था, साइन थीटा। थीटा कितना था, 90 माइनस फाई। ठीक, तो क्या लिख दिया आपने, आई डीएल साइन थीटा। अब क्या बचा, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या था देख लीजिए जरा इक्वेशन 2 में, देखिए इक्वेशन 2 में आर क्या है, इक्वेशन 2 ये जो लिखा हुआ है इसमें आर क्या है, डी सेक फाई। तो आर स्क्वायर लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा यह डी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाई। तो कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया देख लीजिए, म्यू नॉट
बाई 4 पाई, यह तो था ही, क्या बन गया आई, देखिए सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो रहा है, एक डी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा, डी फाई यहां पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन गया, कॉस फाई, और एक डी कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा, केवल एक डी बचा, ठीक। तो डीबी का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, ये लिखा अलग क्योंकि ये कांस्टेंट है, कॉस फाई डी फाई बच गया, ठीक है ना। तो फाइनली बी कैसे आ जाएगा, अब बी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी से। अब जब इंटीग्रेट करेंगे आप डीबी को तो लिमिट क्या लगाएंगे, है ना। जब आप इंटीग्रेट करेंगे डी फाई को तो लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट सोचिए जरा, तो लिमिट क्या लगाना चाहिए, हैं? लिमिट लगाएंगे हम लोग, नीचे वाला एंगल कितना था, डायग्राम में नीचे वाला एंगल कितना था, बीटा, ऊपर वाला एंगल कितना था, अल्फा था ना, नीचे एंगल कितना था, बीटा, परपेंडिकुलर से अल्फा बीटा याद करिए ना। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम जो गिवन है, ये डायग्राम की बात कर रहा हूं, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, इसमें अल्फा ऊपर वाला एंगल है, बीटा बीटा नीचे वाला एंगल है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, फाई का लिमिट लगाना है, फाई क्या है, परपेंडिकुलर से एंगल है, तो परपेंडिकुलर से ना एंगल अल्फा बीटा है, तो फाई का लिमिट अल्फा बीटा में ही आएगा, ठीक है ना। नीचे एंगल है बीटा, इसे माइनस बीटा लिखेंगे, ऊपर एंगल है अल्फा, इसे प्लस अल्फा लिखेंगे, तो लिमिट हो जाएगा क्या, लिमिट हो जाएगा माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, तो इसका लिमिट लगाएंगे हम लोग माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रल ऑफ, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई डी फाई लिमिट माइनस बीटा से प्लस अल्फा। क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस फाई का, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो गया म्यू नॉट आई अपॉन ये 4 पाई डी, इसको तो छोड़िए ऐसे ही, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या, साइन फाई, ठीक, लिमिट माइनस बीटा से प्लस अल्फा, लिमिट रखिए तो आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये तो था ही, पहले अपर लिमिट तो साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट तो साइन माइनस बीटा, ठीक। तो साइन माइनस ऑफ एंगल माइनस साइन थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यह फाइनल आंसर आ गया जो गिवन टर्म्स है उसमें। तो फाइनल आंसर यही याद करना है आपको, ठीक है ना। तो फाइनल यही आंसर याद रखेंगे आप, ओके। तो यह स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रेट वायर में स्पेशल केसेस हैं जो आपको रटने हैं। फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, ये तो डेरिवेशन है, अब इस पर बेस करके कैसे कैसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम लोग को याद करने होते हैं, अब यह लिखने जा रहा हूं मैं। हाँ, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जो डेरिवेशन किया वही लिख दे रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट में जो डेरिवेशन का रिजल्ट आया वही लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट है कि अगर कोई वायर है, इस तरह से मान लीजिए कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और हम लोगों को इस वायर का किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। देखिए अब मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करिए
कि पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिछली बार डेरिवेशन में डी लिखा था, बट आमतौर पे आर याद करना इजी लगता है तो आर लिख दे रहा हूं। आर क्या है यहां पर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पहला काम क्या करना है आपको? पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। फिर दोनों एंड्स को जोड़ना है। पॉइंट पी से दोनों एंड्स को जोड़ दीजिए। पॉइंट पी से दोनों एंड्स को जब जोड़ेंगे आप, स्ट्रेट लाइन से पॉइंट पी से दोनों एंड्स को जोड़ दिया। ठीक, जब दोनों एंड्स को जोड़ा तो जो परपेंडिकुलर से एंगल बन रहा वो मेजर करेंगे, अल्फा बीटा। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर के एक साइड अल्फा होता है तो दूसरे साइड बीटा होता है। अल्फा बीटा लेफ्ट राइट होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर से एक साइड नहीं होते हैं। ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, ये वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया पी से, इस परपेंडिकुलर से अल्फा बीटा डिफरेंट साइड है, एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट है, दोनों सेम साइड नहीं है। सेम साइड होंगे तब क्या होगा अभी देखेंगे। उससे पहले इसका हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं ना, इसका डेरिवेशन तो हो गया ना इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का। कितना आया था बताइए? तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आया था, डी को आर मान रहे हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यह बेसिक डेरिवेशन है, यह बेसिक डेरिवेशन का रिजल्ट है, यही हम लोगों ने डिराइव किया। समझ में आई बात? पहला काम क्या करेंगे आप? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर निकाल लीजिए। दोनों एंड पॉइंट को तार के, वायर के, करंट कैरिंग वायर के एंड पॉइंट्स को जोड़ दीजिए पॉइंट पी से। जोड़ने वाली लाइन परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रही है अल्फा बीटा वो मेजर करिए और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है ना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद रखिएगा कि अल्फा बीटा परपेंडिकुलर से डिफरेंट साइड है, अल्फा राइट है तो बीटा लेफ्ट है। डेरिवेशन में अल्फा ऊपर था तो बीटा नीचे था, डिफरेंट साइड थे, ठीक है ना? ये बेसिक रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले ही मैं बता चुका हूं, बायोट सेवर्ट लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी मैं आपको बता दिया कि अगर वायर के एक्सिस पे पॉइंट पी आ जाए, हालांकि डेरिवेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखना चाहिए, इससे बता रहा हूं आपको मैं कि मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है और पॉइंट पी वायर के एक्सिस पर, यहीं पर पॉइंट पी है, पॉइंट पी वायर के एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है बायोट सेवर्ट लॉ में, है कि नहीं? खैर ये हम लोग पहले जान चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेट वायर से इसका रिलेशन है इसलिए आपको रिवाइंड करवा दिया मैंने। अब जो फॉर्मूला डिराइव किया उस पर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, यानी पॉइंट नंबर 1 पर डिस्कशन शुरू करते हैं। मान लीजिए कि वायर इनफाइनाइट हो, है ना, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, तो फॉर इनफाइनाइट वायर लिख रहा हूं मैं, फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के लिए, ये इनफाइनाइट वायर को मान लीजिए ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है ये और नीचे भी इंफिनिटी तक जा रहा है ये, तो इस तरह से हम लोग इस वायर को इनफाइनाइट वायर कह रहे हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वायर से आर दूरी पर पॉइंट पी है और यहां पर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बताइए, पहला काम क्या था? परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आर निकाल लिया। दूसरा काम क्या था? एंड पॉइंट से जोड़कर, पॉइंट पी को वायर के एंड पॉइंट से जोड़कर अल्फा बीटा निकालना। तो जब आप जोड़ेंगे आप एंड पॉइंट को, वो एंड पॉइंट तो इंफिनिटी तक गया है, तो इंफिनिटी से जब ले आएंगे तो अल्फा, देखिए ना, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तार का, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे वैसे अल्फा बीटा बढ़ता जाएगा।
अब इनफाइनाइट लेंथ हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में इनफाइनाइट वायर के केस में अल्फा बीटा 90 डिग्री हो गया। अब रखिए अल्फा बीटा 90 डिग्री फॉर्मूला नंबर 1 में, ये फॉर्मूला नंबर बेसिक है, ये फॉर्मूला नंबर 1, इस फॉर्मूला नंबर 1 में अल्फा बीटा रख दीजिए। तो साइन 91 साइन 91 ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस 1 2, कैंसिल होगा 4 से और फाइनल आंसर क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इनफाइनाइट वायर का यह मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ध्यान क्या रखना है कि जिधर का एंड इंफिनिटी जाएगा उधर का एंगल 90 बनेगा, जिधर का एंड इंफिनिटी को टेंड करेगा उधर का एंगल 90 बनेगा। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में लिख रहा हूं मैं फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, वायर हाफ इनफाइनाइट है, इसको हाफ इनफाइनाइट भी कहते हैं, सेमी इनफाइनाइट या हाफ इनफाइनाइट। ध्यान से समझिएगा कैसा है ये वायर है, ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। देखिए ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी तक वायर एक्सटेंड हो रहा है, ऊपर तक, ऊपर इंफिनिटी को जा रहा है, लेकिन नीचे बस यही खत्म है, इससे नीचे वायर नहीं है। दूसरी बात पॉइंट पी, जो एंड आपको पता है ऊपर तो इनफाइनाइट तक गया ना, नीचे वाला एंड आपको जानकारी में है यही तक है नीचे वाला एंड, तो जो एंड आपको पता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जब आप, तो इसी परपेंडिकुलर पे पॉइंट पी आ जाना चाहिए। अगर ऐसा केस बन रहा है कि पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और एक एंड वायर का मिल गया, तभी इसे सेमी इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है ना। एनीवे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया। अब आपको तो पता है कि जिधर का एंगल इंफिनिटी जाता है उधर का एंगल 90 बनेगा, ऊपर इंफिनिटी, जिधर इंफिनिटी उधर का एंगल 90 है ना। और जिधर कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, तो बीटा 0 हो गया। जब नीचे कुछ नहीं है तो बीटा हो गया कितना 0, नीचे तो है ही नहीं ना, तो बीटा कितना आ गया 0। ओके, तो बस ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अल्फा बीटा में, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अल्फा 90 बीटा 0, तो अल्फा 90 ब्रैकेट में देखिए पहला फॉर्मूला अल्फा 90 तो 1, अब बीटा 0 तो दूसरा टर्म 0, 1 प्लस 0 0, यानी कितना आंसर आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इनफाइनाइट वायर का कितना हो गया हाफ, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है ये। इनफाइनाइट वायर का जो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, उसका आधा हो गया, क्योंकि वायर भी तो आधा है ना, वो इनफाइनाइट वायर था, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, वायर भी हाफ है। ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 5, डिस्क्रिप्शन नंबर 5, पांचवा डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। आप एक एंड के ठीक सामने मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, मतलब पॉइंट पी ये है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर, ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किए वायर पर पॉइंट पी से ठीक एक एंड मिल गया आपको। ओके, और दूसरा एंड को जब आप जोड़ दिए पॉइंट पी से, तो दूसरा एंड थीटा एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये दूसरा एंड ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहां क्या हो गया बोलिए अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ऊपर थीटा है और नीचे कितना है, नीचे 0 एंगल बनेगा ना, नीचे तो है ही नहीं। तो ये जब डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक टर्म क्या बन जाएगा, एक टर्म बन जाएगा साइन थीटा। अल्फा को जब थीटा रखेंगे आप तो एक टर्म बन जाएगा साइन थीटा और दूसरा टर्म बन जाएगा साइन 0 यानी 0। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा, ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा, यही आ रहा ना। ओके, नेक्स्ट
डिस्क्रिप्शन नंबर 6, मान लीजिए कभी ऐसा केस बन जाए, कभी ऐसा केस बन जाए कि ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और पॉइंट पी यहां बना ले रहा हूं मैं। अब जो ओरिजिनल केस था और इसमें फर्क क्या है? ओरिजिनल केस में जब यह पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे तो वह परपेंडिकुलर वायर पे जाता था। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप की तो वायर पर नहीं गया, परपेंडिकुलर वायर के बाहर चला गया, तब भी कोई नहीं, करना वही है। पहला काम, पॉइंट पी से वायर के एक्सिस पर, कोई बात नहीं, वायर नहीं मिला छोड़िए, कोई बात नहीं, वायर के एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। कहां ड्रॉप किया आपने? वायर के एक्सिस पर। वायर नहीं मिला कोई बात नहीं, वायर के एक्सिस पर ही ड्रॉप कर लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगला स्टेप क्या होता है? दोनों एंड्स को पॉइंट पी से जोड़ना। तो जोड़ लिया, देखिए लेफ्ट एंड को जोड़ लिया पॉइंट पी से और ये राइट एंड को जोड़ लिया पॉइंट पी से। ये राइट एंड को पॉइंट पी से जोड़ लिया मैंने, ठीक है ना? दोनों काम खत्म हो गया। अब अल्फा बीटा मेजर करना होता है, कहां से? इसी परपेंडिकुलर लाइन से। ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, इसी परपेंडिकुलर लाइन से अल्फा बीटा मेजर करना होता है। एक एंड का एंगल अल्फा बनता है और दूसरे एंड का एंगल बीटा बनता है। अब बताइए क्या फर्क है ओरिजिनल डेरिवेशन और इसमें, क्या फर्क है? मैं आपको कई बार बोला था ना कि अल्फा बीटा परपेंडिकुलर लाइन आर जो आप देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन आर जो आप देख रहे हैं उसके डिफरेंट साइड था, एक राइट था दूसरा लेफ्ट था। डेरिवेशन में एक ऊपर था दूसरा नीचे था, यहां पर दोनों सेम साइड है, मतलब एक एंगल उल्टा मेजर हुआ है ना? तो अल्फा तो चलिए ठीक है, अल्फा तो मान लीजिए चलिए ठीक है, लेकिन बीटा उल्टा मेजर किया तो बीटा को माइनस बीटा मान लेते हैं, क्योंकि बीटा उल्टा मेजर किया तो बीटा को माइनस बीटा मान लेते हैं। ये डेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये आंसर आ जाएगा इस पर, ठीक है ना? याद रखिएगा, जब आप पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और वो परपेंडिकुलर वायर पे ही गिरे तो प्लस वाला आंसर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन जब आप पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, वायर ना मिले, वायर का एक्सिस मिल जाए तो माइनस वाला आंसर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक? नेक्स्ट सातवां देखिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और मान लीजिए पॉइंट पी ये है। लेट अस कंसीडर कि पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना? तो मैं लिख दे रहा हूं ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आ जाए, ठीक? तब भी करना वही है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मेजर करिए, दोनों एंड्स पॉइंट को पॉइंट पी से जोड़िए। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये, तो देयरफॉर जो एंगल ऊपर बनेगा वही एंगल नीचे बनेगा यहां पर, ठीक है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक किया ना मैंने? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा, क्यों? साइन अल्फा और साइन बीटा में अल्फा बीटा बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, एक 2 कैंसिल हो गया, ओके, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बना के हम लोगों को याद करने हैं फॉर्मूला, ओके? नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, ये सब आप न्यूमेरिकल से मान सकते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानते हैं, जो आपकी चॉइस हो। देखिए बेसिक तो एक ही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही बेसिक है। बाकी आप न्यूमेरिकल इसको मानिए या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि जितना मैं ये लिख रहा हूं सब आपको रटा होना चाहिए। तो अगला है एट द सेंटर ऑफ, देखिए ये भी न्यूमेरिकल मान सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका आंसर भी आप याद रखें। क्यों? जितना याद रखेंगे उतना ही न्यूमेरिकल आपसे जल्दी जल्दी बनेगा। एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें करंट आई फ्लो होगा, एन साइडेड है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जानना है हम लोग, ठीक है ना? ओके, तो मैं एक ऐसी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आप इसे मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन है, यह एक साइड, यह दूसरा साइड, ऐसे करते करते एन साइड्स हैं इसमें, ऐसे करते करते इसमें एन साइड्स हैं। तो मान लीजिए ये रेगुलर पॉलीगन है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ मान लेता हूं। हम लोग को सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कब? देखिए क्या क्या गिवन है। एक तो ये गिवन है कि इस पूरे लूप में, अरे एन साइडेड पॉलीगन तो लूप में बन गया, इस पूरे लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई गिवन है। दूसरी बात, एक साइड, ये एक साइड जो पॉलीगन का एक साइड है, यह एक साइड का लेंथ दिया हुआ एल, लेंथ ऑफ ए साइड एल गिवन है, तो करंट आई गिवन है, साइड का लेंथ एल गिवन है। ओके, अब देखिए करना क्या करेंगे इसमें लोग, देखिए सेंटर तो सिमेट्रिकल पॉइंट है, सेंटर जो है वो तो सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो हम लोग करेंगे क्या कि सेंटर पे हर एक साइड का बिहेवियर एक ही तो होगा। क्यों? सेंटर सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो हम लोग करने ही वाले हैं कि किसी भी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालकर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए ये साइड है, ये साइड, इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड इनटू एन, क्योंकि टोटल एन साइड है, तो हम लोग एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालकर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह सोच रखा है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी भी एक साइड का? क्या करना होता है? पहला काम क्या होता है? किसी भी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो पहला काम क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया। अगला स्टेप क्या होता है? दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ लीजिए, ठीक है ना? अब ओ क्या है? सेंटर है, तो सेंटर कहां होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, तो जितना इधर एंगल बनेगा थीटा, उतना इधर भी एंगल बनेगा थीटा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अभी मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको याद करवाया है मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा, यही ना आया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन थीटा। अब इसमें क्या क्या नहीं पता है? एक तो आर नहीं पता है और दूसरा थीटा नहीं पता है, तो हम लोग आर और थीटा जो गिवन टर्म्स में उसमें कैलकुलेट करके और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं, ये आर था, इधर ऐसे बना हुआ है, ये एंगल थीटा था, और जो ये आधा पार्ट बच गया ये L/2 था। देख गया? ये जो रेड वाला वायर बना रखा है मैंने, इसका हाफ, रेड वाले वायर का हाफ ये वाला,
अब जो दिखा रहा हूं डायग्राम देखिए, पॉलीगॉन का डायग्राम देखिए, ये जो दिखा रहा हूं ये कितना है, l/2 ही तो होगा ये, है ना। तो ये आधा ले लिया l/2, r और थीटा दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे और जो भी एलिमिनेट हो सके कर देंगे। अब मेरे समझ से थीटा तो रखना ही होगा हम लोग को, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पॉसिबल है। अच्छा देखते हैं, एन भी तो दिया है ना, इस एन एन का भी तो यूज कर सकते हैं ना, एन भी तो दिया हुआ है, इस एन का देख एन साइडेड लिखा है ना, इस एन का भी तो यूज कर सकते हैं ना। चलिए सब एलिमिनेट हो जाएगा अभी, देखिए कैसे, बताइए। एक साइड, ये लाल वाली साइड, ये लाल वाली पूरी वन साइड, डायग्राम में देखिए रेड वाला पूरा वन साइड, सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, 2 थीटा। एक साइड 2 थीटा एंगल बना रहा है, दो साइड मिलके 4 थीटा बनाएंगे, तीन साइड मिलके 3 इंटू 2 थीटा, फोर साइड मिलके 4 इंटू 2 थीटा, एन साइड मिलके एन इंटू 2 थीटा एंगल बनेगा, और तब ये टोटल एंगल हो जाएगा, और टोटल एंगल होता है 2 पाई, है ना। तो दिस इंप्लॉइज की थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई एन, है ना। देखिए चलिए यहां से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा पाई बाई एन आ गया। ठीक, अब क्या बच गया, आर। तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल के सामने l/2 परपेंडिकुलर है, आर बेस है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, सही बोल रहा हूं मैं। तो यहां से आर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एल होल डिवाइडेड बाई टू tan थीटा, है ना। बस ये एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो बी का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, है ना। आर रखने जा रहा हूं मैं, आर क्या रखूं, एल होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, है ना। और साइन थीटा तो था ही, थीटा बाद में लास्ट स्टेप अब लिखने वाला हूं, उसमें थीटा को पाई बाई एन लिख दूंगा मैं। तो ये 2 और 2 कट गया, tan ऊपर चला गया, फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। कैलकुलेशन सावधानी से करिएगा, कुछ गलती हो तो चेक करते रहिएगा। म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल साइन थीटा था ना, जिसको लिख रहा हूं पाई बाई एन, तो साइन पाई बाई एन और टेन ऊपर चला गया, टेन पाई बाई एन। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। मैं चाहूंगा इसे भी आप याद रखें, जितना याद रखेंगे क्वेश्चन उतना आसानी से बनेगा आपसे, ठीक है ना। जितना याददाश्त ज्यादा होगी आपको सब्जेक्ट उतना आसान लगेगा, ठीक है ना। तो 8 फॉर्मूला है, 8 फॉर्मूला है, इसको गिनते हुए ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे, इसे याद रखिए, ये 8 पॉइंट याद रखिए, ये 8 पॉइंट याद रखेंगे आपको सब बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लॉजिकल सवाल है, इसमें लॉजिक की आवश्यकता है। मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा एक लूप बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा एक लूप बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना। अब किसी भी एक वर्टेक्स से करंट आई इसमें इंटर किया और एडजेसेंट किसी भी दूसरे वर्टेक्स से करंट आई बाहर निकल गया, तो हम लोगों को इस सिस्टम का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओ पर, ठीक है ना। तो फाइंड, शॉर्टकट लिख रहा हूं समझिएगा, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट ओ, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये निकालना है आप, ठीक।
अब देखिए सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं। जब ये करंट आप भेजे हैं, वो जो करंट इंटर करेगा एक एंड से, तो करंट इंटर कर रहा है आई, लेकिन यह आई करंट जब यहां पर आया तो उसके सामने दो पाथ है, तो कुछ करंट इधर आ जाएगा आई वन मान लीजिए, और कुछ करंट इधर से जाएगा आई टू मान लीजिए। ठीक है ना, करंट डिवाइड होता है ना इस तरह से, तो आई वन आई टू मान लिया। ऊपर से जो करंट गया वो आई टू है, नीचे से जो करंट गया वो आई वन है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि आई वन जो करंट है उसके वजह से बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। आई टू जो करंट है एक साइड में, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। जो दूसरा एक और आई टू दिख रहा है उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा, और तीनों का वेक्टर सम कर लेंगे। ये चाहते हैं हम लोग। ओके, यही हम लोग कैलकुलेशन का मेथड एडॉप्ट करेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले अगर किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं ना। तो ये परपेंडिकुलर रहा, चलिए I1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, परपेंडिकुलर रहा। I2 का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर। इस वाले I2 का निकालेंगे तो ये रहा परपेंडिकुलर। अब क्योंकि सब O से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है यह, तो है ना, यानी पॉइंट O सिमेट्रिकल है, सेंटर है तो सिमेट्रिकल ही होगा, तो पॉइंट O सिमेट्रिकल है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो किसी भी वायर के लिए फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड, वो क्या होगा, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां से, तो फॉर्मूला यूज्ड होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह क्या लिखूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर सबके लिए सेम होगा, थीटा सबके लिए सेम होगा, बिकॉज सेंटर तीनों साइड के लिए सिमेट्रिकल है। तो डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं बी प्रोपोर्शनल टू आई, ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, बी प्रोपोर्शनल टू आई, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसमें। तो हम लोगों को अब क्या कैलकुलेट करना चाहिए, I1 I2 किसके टर्म्स में, I के टर्म्स में। तो ये डायग्राम देखिए मैं ऐसे बना सकता हूं, यहां से करंट आया I, ध्यान से देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन भी हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस मान लिया, जो एक साइड है ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल साइड, उसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R, तो जो ये साइड है उसका रेजिस्टेंस भी R हो जाएगा। अरे तीनों साइड तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के आइडेंटिकल ना होते हैं, और इस साइड का भी रेजिस्टेंस R हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पर कितना करंट आया, I1, इधर से कितना करंट जा रहा है ऊपर से, I2, ठीक। तो अब बताइए ऊपर के जो दो रेजिस्टेंस है R और R वो सीरीज में है, और उन दोनों के साथ नीचे वाला R पैरेलल में है कि नहीं। तो ऊपर का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू टू आर, यानी I2 इंटू टू आर। समझ में आ गया, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, I2 इंटू सीरीज में, I2 इंटू ये सीरीज में, ये दोनों का सीरीज 2R, तो I2 इंटू टू आर बराबर I1 इंटू आर, बिकॉज ऊपर का 2R और नीचे का R पैरेलल में है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया I1 इज इक्वल टू 2I2, है ना, पहला इक्वेशन। अब क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये जो करंट I है, ये जो करंट I इंटर किया यही दो भाग में बट गया,
तो आप क्या लिख सकते हैं, एज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, है ना। ये दूसरा इक्वेशन 1 टू सॉल्व करिए। 1 टू सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, I1 I2 की जगह क्या रख देंगे, या चलिए ठीक है, I2 की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, I1 बाई 2 इज इक्वल टू I। तो दिस इंप्लॉइज की I1 आ गया 2I बाई 3, ठीक, एंड I2 आ गया I1 का आधा, I2 इक्वल टू I1 बाई 2, I बाई 3। तो ऊपर से करंट जाएगा I बाई 3 और नीचे वाले साइड से I1 हो जाएगा 2I बाई 3, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, जब बताइए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे I1 के लिए, B1 जब निकालेंगे तो क्या हम लिखे हैं, B प्रोपोर्शनल टू करंट, दिख रहा है ना, B प्रोपोर्शनल टू करंट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक काम करिए, B इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट K इंटू आई मान लीजिए, है ना। B इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट K इंटू आई मान लीजिए, तो B1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू I1 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन पॉइंट पे बताइए, I1 किधर जा रहा है, x डायरेक्शन में, कहां निकालना है पॉइंट, O पर, तो R वेक्टर किधर जा रहा है, y डायरेक्शन में, है ना। तो I डायरेक्शन x डायरेक्शन में करंट है, y डायरेक्शन में R है, तो I क्रॉस J हो गया ना, क्रॉस प्रोडक्ट बोला I क्रॉस J हो गया ना। I क्रॉस J मतलब किधर आ गया, बाहर K आ गया ना, बाहर K, यानी बाहर कैसे दिखाना सिखाया है, डॉट से, ये आ गया, ठीक। यानी फाइनली दिस इंप्लॉइज की B1 क्या लिखेंगे आप, B1 हो जाएगा, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो K इंटू 2I बाई 3, ये हो जाएगा B1 K इंटू 2I बाई 3 और डायरेक्शन बाहर, ठीक। इसी तरह से B2 बताइए, K इंटू I2, ठीक, इसका डायरेक्शन बताइए। देखिए डायरेक्शन अपने आप सोचिए, मैंने कहा था डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो कोई सा भी एक I2 ले लीजिए, लेफ्ट वाला I2 चाहे राइट वाला I2, देख लीजिए कोई सा भी I2 ले लीजिए, I के डायरेक्शन में, दिखाऊं मैं आपको फिर से एक बार, I2 के डायरेक्शन में DL होता है, I2 के डायरेक्शन में DL होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा I2 के लिए, देखिए डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं, ये रहा इधर DL, हो जाएगा ना DL, इधर DL वेक्टर, और R तो ये दिख ही रहा है आपको, R ये वाला, ये तो R आपको दिख ही रहा है, तो DL क्रॉस R ऐसे बना, DL क्रॉस R ये हो गया ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कहां गया, अंदर, क्लॉकवाइज मतलब कहां गया, अंदर, तो DL क्रॉस R अंदर जा रहा है, अंदर मतलब कैसे, क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, ठीक है ना। तो दिस इंप्लॉइज B2 इज इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू I2 का वैल्यू I बाई 3 और डायरेक्शन इसका क्रॉस, उल्टा, पहले वाले के उल्टा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे आप बोलिए, B वेक्टर बराबर B1 वेक्टर प्लस 2 टाइम्स B2 वेक्टर, क्यों, 2 I2 है ना इसलिए। चलिए बताइए कितना हुआ, B1 क्या लिखूं, K इंटू कितना 2I बाई 3, डायरेक्शन बाहर, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बाहर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं ना मैं, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो बाहर के डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो प्लस में लिख रहा हूं उसको, और ये दूसरा B2 किधर अंदर है, इसको माइनस से मान लेता हूं, तो क्या लिखा है, B1 लिख दिया प्लस में, अब 2B2, ये देखिए 2B2 में 2 तो ऐसे ही छोड़ दिया, B2 अंदर है तो माइनस में लिखूंगा, ये लगा दिया माइनस, अब लिख रहा हूं B2, तो B2 कितना आया था, K इंटू I बाई 3, कितना आ गया फाइनल आंसर, 0, फाइनल आंसर आ गया 0, कैंसिल आउट हो गया ना, फाइनल आंसर आ गया 0। तो ये
अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या? कोई भी एक यूनिफॉर्म लूप हो, कोई भी एक यूनिफॉर्म लूप हो, रेगुलर लूप होना चाहिए, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी रेगुलर लूप होना चाहिए, यूनिफॉर्म वायर का बना होना चाहिए, कहीं से भी करंट आए, कहीं से करंट निकल जाए, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, एक स्क्वायर बना लीजिए, एक स्क्वायर बना लीजिए, अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर बना लीजिए, ये रहा स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इस स्क्वायर फ्रेम को एक यूनिफॉर्म वायर से बनाया गया है, यानी चारों साइड सेम वायर के बने हुए हैं, सो दैट एक का रेजिस्टेंस अगर आप आर मानेंगे तो सभी का रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, कहीं से भी करंट आया और कहीं से भी बाहर निकल गया। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पर, तो देखिए इसी करंट का कुछ हिस्सा इधर से आएगा I1 और कुछ हिस्सा इधर से आएगा I2, ठीक है ना, I1 I2 ऐसे। तो हम लोगों का सवाल है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ, ये सवाल है, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अब पिछला सवाल में आपको एक एक स्टेप करके दिखाया, जरूरी नहीं है कि हर बार आप एक एक स्टेप करके देखें, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जब सेंटर पे निकलना चाहते हैं हम लोग, तो सेंटर के लिए, सेंटर हर साइड के लिए सिमिलर बिहेवियर करेगा, सेंटर हर साइड के लिए सिमिलर बिहेव करेगा। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हैं बी है, तो वह करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो हर साइड का मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल आएगा। यही ना हम लोगों ने पिछले सवाल से सीखा कि सेंटर तो हर साइड के लिए एक जैसा बिहेव करेगा, तो अंतर क्या है सब में, एक साइड में करंट I1 है तो बाकियों में करंट I2 है, यही ना डिफरेंस है, बाकी कोई तो डिफरेंस है नहीं। इसलिए एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप B1 लिखते हैं तो वह करंट के प्रोपोर्शनल आएगा, तो बाकी सभी साइड के मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के प्रोपोर्शनल आएंगे। तो अगर आप ऐसे लॉजिक लगाते हैं तो खाली करंट निकाल लीजिए, करंट डिवाइड कर दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखिए, ये यहां से करंट आया, एक साइड का रेजिस्टेंस, मैं इस वाले साइड का रेजिस्टेंस मानता हूं R, ऐसे करंट चला गया, ये करंट I था, ऐसे यहां से एक रेजिस्टेंस R है ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस R ऊपर की ओर, ठीक है ना, फिर हॉरिजॉन्टल में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस भी R है और ये रेजिस्टेंस भी R है, ये सभी रेजिस्टेंस R है ना। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, तो नीचे करंट कितना भेजे I1 और ऊपर साइड से कितना करंट भेजे आप I2, तो ऊपर कितने रेजिस्टेंस हैं टोटल, 3, तो क्या लिखेंगे आप ओम्स लॉ से, 3I2 इंटू 3R, I2 इंटू ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस 3R बराबर नीचे का I1 इंटू R, तो I1 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3I2, पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे आप कि I ही दो भाग में बट रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू I1, I1 है, I2 क्या लिख सकते हैं आप, I1 बाई 3, तो दिस इंप्लॉइज की I1 क्या आ जाएगा, 3I बाई 4, ठीक किया ना मैंने, I1 आएगा 3I बाई 4 और I2 क्या आ जाएगा, I1 का 1/3, I1 बाई 3 यानी I बाई 4, ठीक है ना। अब देखिए साफ साफ देखिए, मैं लिख रहा हूं B1, तो B1 क्या होगा, B1 इज इक्वल टू लिखेंगे कुछ कांस्टेंट K इंटू I1, है ना, ओके।
अब आप देखिए B2 और B1 में अंतर देखिए, क्यों अंतर आएगा? करंट की वजह से। I1 जो है 3 गुना है ना? तो अगर मैं इसको बोलता हूं B, इसको बोलता हूं B, तो B2 क्या लिखूं फिर मैं? B2 इक्वल टू जब आप KI2 लिखेंगे तो I2 1/3 है, तो B हो जाए B/3 हो जाएगा यह। ये बोल रहा हूं मैं, लॉजिक से कर सकते हैं आप। अरे करंट सॉरी B/4 ना हो गया हो, I2 इक्वल टू I1/4 है कि नहीं? I2 इक्वल टू I1/4 है, तो B/4 हो गया। सही बोल रहा हूं? नहीं गलत बोल दिया मैंने, B/3 ही होगा ना, B/3 होगा। यहां तो लिखा तो है क्या? ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में लिखा है I2 इज इक्वल टू I1/3, है ना? तो 1/3 ही तो हुआ करंट, I2 1/3 है, सब्स्टिट्यूट भी तो किया है क्या? देखिए बी I2 क्या रखा है? I1/3, तो 1/3 ही ना करंट हुआ, तो ठीक तो लिखा था मैं, मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3 हो गया, तब करंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3 हो गया। अब जब आप बी नेट निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो क्या लिखना होगा? लिखना होगा B1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ B2, क्योंकि कितने हैं ऊपर? I2 3 है, तो 3 टाइम्स B2। अब फिर वही बात है, I1 का मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, सारे I2 का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएंगे, तो बाहर को प्लस मानेंगे आप, इसको लिखेंगे प्लस B, अंदर को माइनस मानेंगे आप, तो माइनस 3 टाइम्स इंटू B/3, आ गया ना 0। यही आपसे बोल रहा था मैं कि कोई सा भी लूप हो, यूनिफॉर्म लूप होना चाहिए, कहीं से भी करंट आया और कहीं से भी निकल जाए, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा, ठीक है ना? सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा। अब कुछ ये तो बहुत आसानी से, इतना भी नहीं करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे दिखाऊं, जैसे देखिए यही स्क्वायर जो था, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो फिर भी थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया था मैंने। अभी ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हुए देखा हूं मैं, कि यहां से करंट इंटर किया और डायगोनली अपोजिट साइड से निकल गया, ऐसे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। स्क्वायर के एक एंड से करंट आया और अपोजिट एंड से गया बाहर, तो ये आसान क्यों है? ये आसान इसलिए है क्योंकि आप करंट हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ का पाथ सिमिलर हो गया ना, इधर से भी 2 साइड, दूसरी ओर से भी 2 साइड, तो दोनों तरफ का रेजिस्टेंस बराबर हो गया, करंट आधा आधा बढ़ जाएगा। तो करंट डिवीजन वाला कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, आराम से, मतलब कैलकुलेशन वाला कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, करंट डिवाइड ओरली कर दिए हम लोग, ठीक है ना? अब ये मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, तो 1 और 2 का मैग्नेटिक फील्ड सेम, एक्चुअली सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम, सभी का मैग्नेटिक फील्ड सेम, क्यों? सब में करंट सेम, सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम, लेकिन 1 और 2 का डायरेक्शन, 1 और 2 का डायरेक्शन I क्रॉस J तो बहुत बार कर चुके हैं, ये रहा इधर DL, इधर रहा DL, है ना, और इधर रहा R, ये ना DL क्रॉस R करेंगे तो DL क्रॉस R, DL क्रॉस R किधर आया? बाहर आया, आया ना? इसी तरह से वो जैसा 1 है वैसा 2 है, तो 1 2 का डायरेक्शन बाहर आ गया, 1 2 का डायरेक्शन बाहर आ गया। अब बचा 3 एंड 4, तो 3 के लिए ये, 3 के लिए ये रहा DL, है ना, और ये रहा R, तो 3 के लिए DL क्रॉस R, ये कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, अंदर गया, तो 1 2 का मैग्नेटिक फील्ड बाहर, 3 4 का मैग्नेटिक फील्ड अंदर, है ना? जब लिखेंगे आप तो लिखना होगा B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू B। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम रहेगा क्योंकि सब में करंट सेम है। अब बात अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की है तो आप बाहर को पॉजिटिव मान लीजिए, तो लिखेंगे प्लस B1 प्लस B2, B1 B2 बाहर आए थे, लेकिन माइनस B3 माइनस B4, 3 और 4 का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अंदर की ओर,
जैसे अभी दिखाया। तो देयरफॉर 2 प्लस में या 2 माइनस में, चारों बराबर तो आई है, 2 प्लस में या 2 माइनस में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए 0 आ गया, है ना। अब ऐसे भी आप देख रहे हैं यार, I1 I2 1 और 3 देखिए, 1 और 3 का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है ना, कट जाएगा यार आपस में। डायग्राम बना के डीएल क्रॉस आर बना के दिखा तो रखा है, 1 और 3 का डायरेक्शन उल्टा है ना, आपस में कट जाएगा, 2 और 4 का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या जरूरत है सवाल को सॉल्व करने की, लॉजिकली दिख रहा है मैं आंसर 0 आएगा। ये तो आसान हो गया ना सवाल। 1 का मैग्नेटिक फील्ड 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 का मैग्नेटिक फील्ड 4 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो ये तो ऐसे भी दिख रहा था इसका आंसर। तो आपको कई बार तो सॉल्व ही नहीं करना, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, आंसर तुरंत ही टिक कर दीजिए। जैसे हेक्सागोन है, मान लीजिए हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन है, ध्यान रखिएगा ये सब रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि करंट डिवाइड न करना पड़ रहा है हो। करंट जब डिवाइड आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस सबका आर मानेंगे तभी ना करंट डिवाइड कर पाएंगे। अब सभी वायर सभी साइड्स का रेजिस्टेंस ही अलग अलग हो तो पता नहीं चलेगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या गिवन है, तो कैसे करंट डिवाइड करेंगे, फिर तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए रेगुलर यूनिफॉर्म बोल रहा हूं बार बार मैं। तो मान लीजिए हेक्सागोन है, अब एक किसी भी एंड से करंट आया और अपोजिट एंड से बाहर निकला, तो ये तो क्वेश्चन क्या जरूरत है सॉल्व करने की, इसको भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। करंट दोनों तरफ आधा आधा चला जाएगा, करंट दोनों तरफ से हाफ हाफ बढ़ जाएगा, I/2 करंट हाफ हाफ बढ़ गया, दोनों तरफ सिमिलर रेजिस्टेंसेस है, आर आर आर, लेफ्ट में भी आर आर आर, राइट में भी, तीन साइड लेफ्ट में तीन साइड राइट में, तो इधर भी 3R उधर भी 3R। अब आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऊपर, तो मैं कह रहा हूं क्या जरूरत है सॉल्व करने की। ये मानिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 का मैग्नेटिक फील्ड 4 से कैंसिल होगा, आमने सामने कैंसिलेशन, है ना। 2 का मैग्नेटिक फील्ड 5 से कैंसिल होगा, 3 का 6 से कैंसिल होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। अब तो बहुत बार करा भी दिया मैंने, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। एक तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन है बिना फॉर्मूला के। बस बेसिक फॉर्मूला क्या था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r साइन थीटा। अब क्योंकि सेंटर पे निकाल रहे हम लोग बार बार, तो सेंटर सबके लिए सिमेट्रिकल था, तो r और थीटा सेम हो गए। अब डायरेक्ट दिख गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, तो बस करंट पे ही ध्यान देकर काम समाप्त हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पर होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पे होगा। मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, यह एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पर एक इनफाइनाइट वायर है और वाई एक्सिस पर भी एक इनफाइनाइट वायर है, और हम लोगों को जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ये रहा इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, इधर माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। वाई एक्सिस पर भी एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है, तो वाई एक्सिस पर भी एक इनफाइनाइट वायर प्लेस कर रहा हूं मैं। तो वाई एक्सिस पर मान लीजिए ये इनफाइनाइट वायर है, ये इसमें भी करंट सेम मान लेते हैं, I प्लस इंफिनिटी ऊपर माइनस इंफिनिटी नीचे। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर भी इनफाइनाइट वायर है, वाई एक्सिस पर भी इनफाइनाइट वायर है, और क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट 0, 0, Z, ये सवाल है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए 0, 0, Z पर।
ये सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालकर वेक्टर एडिशन कर लेंगे। दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और वेक्टर एडिशन कर लेंगे। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालकर वेक्टर एडिशन कर लेंगे। देखिए मैं निकाल रहा हूं B1 जो एक्स एक्सिस पर वायर है, 1 मान लेता हूं एक्स एक्सिस वाले को और 2 मान लेता हूं वाई एक्सिस वाले को, तो लिख रहा हूं B1। इनफाइनाइट वायर हो गया ना। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या डिराइव किए हैं आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर कितना है यहां पर, जेड है ना। देखिए पॉइंट देखिए 0,0,z, तो 0,0,z इस पॉइंट से कोई भी तार कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, z। अरे z ही तो ऊपर हो गया ना, z एक्सिस पर z डिस्टेंस हो गया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे बताइए। डायरेक्शन के लिए क्या बोला मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करिए। तो एक्स एक्सिस पर जो तार है 1, उसमें करंट किधर जा रहा है, आई डायरेक्शन में। आई कैप हो गया डीएल वेक्टर, और क्रॉस आर, आर किधर हो गया, जेड डायरेक्शन में, जेड मतलब के। तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कैसे निकालते हैं आप, सर्किल बनाते हैं ना इस तरह से, सर्किल बनाते हैं, एक जगह आई लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे और के 3 जगह लिख देते हैं आप, ये नहीं करते हैं। तो आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे आ जाएगा। तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई जेड माइनस जे कैप। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 1। अब निकालेंगे अब B2। तो B2 का वैल्यू लिख रहा हूं, देखिए इनफाइनाइट वायर है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस z, डायरेक्शन देखिए बताइए 2, करंट जो है, करंट नंबर 2, वायर नंबर 2, उसमें करंट किधर जा रहा है, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो डीएल का डायरेक्शन हो गया जे कैप, और क्रॉस आर होता है डीएल क्रॉस आर, आर का डायरेक्शन हो गया के कैप। तो जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के क्या लिखेंगे आप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई जेड, और क्या डायरेक्शन आ गया इसका, क्या आया था जे क्रॉस के, आई कैप, है ना। इक्वेशन नंबर 2, नेट मैग्नेटिक फील्ड जोड़ लीजिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, B1 प्लस B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2। ये आंसर आ गया ना, क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कॉमन ले लीजिए क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई जेड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई जेड कॉमन हो गया, क्या बचा, आई माइनस जे। मॉड लेना हो मॉड ले लीजिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन कैसे है। तो देख लीजिए कितना इजी है, बस केवल डायरेक्शन पे ध्यान देना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू रखना था, है कि नहीं। तो सब तो इजी ही है, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखने की बात है, और मेन क्या है, डायरेक्शन सोचना, है ना। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर लूप हो तो राइट हैंड रूल, लूप को पकड़ लीजिए सो दैट फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में आ जाए, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थंब से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर स्ट्रेट वायर है तो 2 मेथड बताया आपको मैंने, एक अभी जो करके दिखा रहा हूं डीएल क्रॉस आर करके, और दूसरा जब वायर प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हो, जेड एक्सिस के लॉन्ग दिया हो, पेपर के परपेंडिकुलर, बाहर निकल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किल बना के टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, अंदर करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किल बना के टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया ये स्ट्रेट वायर है,
ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब आपको इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देख लीजिए कैसे कैसे गिवन है। यह इस वायर का लेंथ मान लीजिए 5L है, कुछ भी एज्यूम कर ले रहा हूं, 5L है। और जब आप एंड पॉइंट से जोड़ रहे हैं पॉइंट पी को, तो ये जो साइड मिला, ये जो अभी साइड मिला वह 3L है। जब आप इधर वाले एंड को जोड़ रहे हैं यहां पर ऐसे, तो जो ये एंड मिला वह 4L है। ये गिवन कंडीशन। तो इस गिवन कंडीशन में हम लोगों को वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पर। ठीक है, तो एक बात तो अभी आपको बता दूं मैं, ये 3 4 5 दिया हुआ है ना, तो 3 4 5 यानी एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है टोटल जो यहां पर 90 डिग्री होगा। सही बोल रहा हूं मैं, पॉइंट पी पर 90 डिग्री होगा। तभी तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस लग जा रहा है ना, तो पॉइंट पी पर 90 डिग्री होगा। खैर, अच्छा एक और बात है, अगर ये पॉइंट पी पर 90 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना मिलेगा, छोटे साइड के सामने एंगल छोटा 37, और ये एंगल कितना मिलेगा 53। 3 4 5 का यही ना प्रॉपर्टी होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें साइड के लेंथ 3 4 5 हो, उस यही ना प्रॉपर्टी होती है। सही लिखा है ना मैंने? ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। तो पॉइंट पी पर ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। दूसरा क्या करना होता है, अल्फा बीटा मेजर करना होता है। ऊपर अल्फा एक तरफ है, नीचे एक तरफ बीटा हो गया, यही ना होता है। तो हम लोगों को अल्फा बीटा और आर पता करना है। अब तो आपको आराम से दिख रहा होगा, अल्फा कितना आ गया ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 माइनस 37, ये आ गया 53। बीटा कितना आ गया नीचे वाले ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो अभी रेड लाइन वाला, उसके नीचे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस 53 37, अल्फा बीटा हो गया। अब क्या बच गया, आर, आर बच गया। तो नीचे वाले ट्रायंगल चाहे ऊपर ले, किसी भी ट्रायंगल में देख लीजिए। चलिए अल्फा वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं। अल्फा वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए। अल्फा वाले ट्रायंगल में ऊपर, अरे ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जिसमें आप ये यहां पर पॉइंट पी मान रखे हैं, ये आर मान रखे हैं, ये अल्फा मान रखे हैं, है ना। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये कितना था, ये 4L था। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या आ गया, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, कॉस अल्फा, है ना। तो क्या लिखूं मैं, आर बाई 4L बराबर कॉस, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना है 53। तो कॉस अल्फा अगर 53 है, तो अल्फा अगर 53 है तो कॉस अल्फा कितना हुआ 3/5 हुआ कि नहीं हुआ, सही ना बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। कॉस अल्फा हो गया 3/5, ठीक है। तो यहां से आर का वैल्यू क्या आ गया, आर आ गया 12L/5, आर का वैल्यू आ गया 12L/5। बस तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, और अब आपको आर भी पता है। रख दीजिए वैल्यू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन बेसिक फॉर्मूला 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये बेसिक फॉर्मूला लिखिए और यहां पर रख दीजिए वैल्यू। तो B इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr के जगह 12L/5 साइन अल्फा, अल्फा मतलब 53 प्लस साइन बीटा,
बीटा मतलब 37। ये आ गया आंसर, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यही आपसे कह रहा हूं मैं। बात अगर डायरेक्शन की ना हो तो सवाल बहुत ही आसान है। क्या करना है, खाली वैल्यू रखना है फॉर्मूला में, तो सब तो आसानी लगेगा फिर ना, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, मान लीजिए एक वायर का स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है। ये वायर इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, यहां से बेंड होकर, और इधर भी इंफिनिटी को ही जा रहा है। ऐसे दिया हुआ है, इधर भी इंफिनिटी को ही जा रहा है, ठीक है ना। आपको इस एंगल, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए बन रहा है थीटा। अब इस एंगल के बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर पे यहां पर पॉइंट P है, इस वर्टेक्स से मान लीजिए L डिस्टेंस पर। आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तब जब इस वाले वायर में करंट जा रहा है I, ये करंट I जा रहा है। तो ये सवाल है, फाइंड B वेक्टर एट P, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ये सवाल है। अब देखिए ध्यान से, इस वायर का नाम दूंगा 1, इस वाले वायर का नाम दूंगा 2। अब फिर देखिए पॉइंट P कहां है, एंगल बाइसेक्टर पे। तो अगर पॉइंट P एंगल बाइसेक्टर पे है, तो P दोनों के लिए, वायर 1 या वायर 2 दोनों के लिए पॉइंट P सिमिलर हो गया। तो जो 1 का मैग्नेटिक फील्ड होगा वही 2 का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या करेंगे, एक का निकाल के डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक का निकाल के क्या करेंगे, डबल कर देंगे, है कि नहीं। किसी भी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो किसी भी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालना टारगेट बनाते हैं। चलिए 1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। पहला काम क्या, परपेंडिकुलर बनाइए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R लिखिए। एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है, इधर हो जाएगा एक एंगल अल्फा। जिधर इंफिनिटी गया उधर का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। जिधर का एंड इंफिनिटी उधर का एंगल 90 डिग्री। तो 90 आपको बीटा पता चल गया। अब क्या निकालना है, अल्फा और आर। सिंपल है, ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है तो थीटा बाई 2। अल्फा दिख गया आपको, अल्फा कितना आ गया, थीटा 90 माइनस थीटा बाई 2, ये आ गया अल्फा, है कि नहीं। सही नहीं बोल रहा हूं मैं। अब क्या बच गया, आर। तो देखिए इसी ट्रायंगल में अल्फा जो एंगल बन रहा है, या थीटा बाई 2 जो एंगल बन रहा है, ये थीटा बाई 2 जो ट्रायंगल बन रहा है, थीटा बाई 2 के सामने आर हो गया परपेंडिकुलर, और एल हो गया हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल क्या आ गया, साइन थीटा बाई 2। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, एल इंटू साइन थीटा बाई 2, या इक्वेशन 2 हो गया। बस वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और B1 आ जाएगा। एक का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डबल कर देंगे, सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हो गया, रखिए वैल्यू रखिए। B का वैल्यू आ रहा है तब म्यू नॉट I अपॉन, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, B1 लिख रहा हूं, चलिए इसको B1 लिख रहा हूं ना। तो B1 आ रहा है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बेसिक फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अब वैल्यू रखूंगा मैं। तो B1 का वैल्यू आ गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R की जगह क्या लिखूं इक्वेशन 2 से, L साइन थीटा बाई 2, है ना। और साइन अल्फा, अल्फा कितना लिख दूं, 90 माइनस थीटा बाई 2, और साइन बीटा, साइन बीटा में बीटा 90 है, 1 आ गया ये, है ना। ओके, तो क्या आ गया B1,
B1 आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल साइन थीटा बाई 2, क्या बचा ब्रैकेट ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, यही ना आ गया। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका डबल 2B1, जो 1 का वही 2 का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डबल करेंगे तो जहां 4 नीचे डिनोमिनेटर में है हाफ हो जाएगा उसका, तो 2 बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल साइन थीटा बाई 2 था ही डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में था 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना। ओके, अब सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, जो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बाई, और अरे अब तो यही आंसर है, सिंप्लीफाई कर लो यार, कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, तो ये ऑलरेडी थीटा बाई 2 है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, और ये जो नीचे साइन थीटा बाई 2 है इसको लिखो 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, है ना, और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके फाइनली बताइए क्या आ रहा है, जल्दी करिए सॉल्व तो। हुआ सॉल्व, देखिए शायद चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा अपने आप, मैं जितना कर पाया ओरली उसके हिसाब से आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, अरे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 हो गया, नीचे 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4, तो 2 और 2 कट गया, एक कॉस थीटा बाई 4 कट गया, शायद कॉट थीटा बाई 4 आ रहा है ना, शायद चेक करिए, चेक करिएगा इसको, शायद ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना सब आसान है, खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखने की बारी है। ओके, खाली फॉर्मूला में वैल्यू ही तो रखा और क्या किया सोचिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरह का एक सिस्टम है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, और आई करंट पूरे लूप, लूप तो नहीं कहूंगा इसको मैं, आई करंट ऐसे फ्लो होते जा रहा है वायर्स में, इस तरह से सिस्टम बनाया गया है ना, ऐसे, और ये सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, ये सिस्टम ऐसे बनाते रहिए, इनफिनाइट तक बनाते रहिए, टू इंफिनिटी, है ना, ये सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, इंफिनिटी तक ऐसे जाते जाएगा। हम लोगों को इस वर्टेक्स पर, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए क्या क्या गिवन है, एक तो करंट आई गिवन है ना, और उसके अलावा देखिए और क्या क्या गिवन है, पॉइंट पी सभी वर्टिकल वायर्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी पॉइंट पी से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सभी वायर्स को बाइसेक्ट करेगा, है ना, तो पॉइंट पी सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, यानी ऊपर भी एंगल थीटा बनेगा, नीचे भी एंगल थीटा बनेगा, ये दोनों दिया हुआ है कि पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये थीटा और थीटा एंगल है। दूसरा, पहले वाले वायर से पॉइंट पी का डिस्टेंस एल, ये दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस एल, फिर और ये दोनों वायर्स के एडजेसेंट वायर्स के बीच का डिस्टेंस यह भी एल, एंड सो ऑन। आपको थीटा दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और एल गिवन है,
आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर, पॉइंट पी पर। ओके, पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला यूज्ड, मैं लिख दे रहा हूं, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, फॉर्मूला यूज्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, magnetic field on perpendicular bisector is B is equal to mu naught I upon 2 pi r sin theta। यही ना आया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड यही आया था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी जितने वर्टिकल वायर्स हैं सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। दूसरी बात, जितने ये इंक्लाइंड वायर्स दिख रहे हैं, ये इंक्लाइंड वायर चाहे ये इंक्लाइंड वायर चाहे ये इंक्लाइंड वायर चाहे आगे जितने भी इंक्लाइंड वायर्स होंगे, उन सभी इंक्लाइंड वायर्स के एक्सिस पर पॉइंट पी आ रहा है। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन जा रहा है ये इंक्लाइंड वायर्स का एक्सिस है। ये जो टिक किया मैंने, ये इंक्लाइंड वायर, ये टिक कर दिया इंक्लाइंड वायर, चाहे नीचे वाला इंक्लाइंड वायर जो टिक किया, डॉटेड लाइन उसका एक्सिस है, यानी पी पॉइंट उसके एक्सिस पे आ जा रहा है। यानी जो इंक्लाइंड वायर्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो किसका मैग्नेटिक फील्ड बचेगा? जितने वर्टिकल वायर्स हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्टिकल वायर को 1 मानता हूं, दूसरे को 2 मानता हूं, तीसरे को 3, चौथे को 4 एंड सो ऑन। ऐसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट टाइम्स ये वर्टिकल वायर्स होंगे। हम लोग को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इंक्लाइंड वायर्स का 0, 1 2 3 4 5 6 ये जो बचे इन्हीं का निकालना है। ठीक, एक बात का ध्यान दीजिए, बताइए 1 का मैग्नेटिक फील्ड, 1 में करंट ऊपर जा रहा है और 2 में करंट नीचे आ रहा है, तो करंट उल्टा हो गया नहीं हो गया 1 और 2 के तुलना में? तो 1 और 2 में कंपेयर करें तो करंट अपोजिट हो गया। करंट अपोजिट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब मैं लिखूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, क्या लिखना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, ये लिखना होगा ना। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, B1 क्या लिखूं बोलिए? फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ, ये याद दिला दिया फॉर्मूला आपको। क्या लिखूं? म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, पहले वायर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? आर, एल, है ना। और इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए प्लस में है, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस में है, तो 2 में करंट उल्टा हो गया, 1 में करंट ऊपर, 2 में करंट नीचे, तो 2 में करंट उल्टा हो गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। तब तो 2 का मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में आ जाएगा, उसके लिए लगा रहा हूं ये फॉर्मूला। तो म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, आर की जगह क्या है बताइए? वाई 2 से पी का दूरी 2 बार एल हो गया ना, एल और एल 2 हो गया ना, तो 2l हो गया। ठीक, अब 3 का मैग्नेटिक फील्ड, 1 और 3 में करंट सेम डायरेक्शन में है, 1 में भी ऊपर 3 में भी ऊपर, है ना। तो 1 का भी अगर आप पॉजिटिव माने तो 3 का भी पॉजिटिव, तो फिर आएगा प्लस क्या चीज? म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और डिस्टेंस कितना हो गया इस 3l, ऐसे ही चला जाएगा सीरीज। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर लीजिए, क्या आ जाएगा कॉमन? म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई साइन थीटा भी तो कॉमन आ रहा है, तो म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 2 पाई एल, क्या बचा? म्यू नॉट आई
साइन थीटा बाई 2 पाई एल कॉमन लिया, क्या बचा? पहले 1 बचा, फिर क्या बचा? म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 2 पाई एल कॉमन लिया, 2 पाई एल कॉमन लिया तो 1 टी 2 रह गया है, तो -1/2। अगले वाले में प्लस म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 2 पाई एल कॉमन लिया तो 1/3 बचा, है ना? ऐसे करते करते ये सीरीज जा रहा है। अब बताइए किसका सीरीज है? ये अपने आप सोच लीजिएगा किसका सीरीज है। मेरे समझ से log 2 का सीरीज है ये, log 2 का सीरीज है ये। तो आंसर ये ब्रैकेट log 2 लिख लीजिए, है ना? तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कहा ना खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखना है बस, और कुछ भी खास नहीं है। डायरेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना है और फॉर्मूला रट जाइए जो 8 फॉर्मूला बताया है, सब आसान लगेगा फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखिए। यह हम मान लीजिए एक्स एक्सिस है और यह हम मान लीजिए वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना? एक यहां पर वायर रखा हुआ है जेड एक्सिस के पैरेलल, इनफाइनाइट वायर, है ना? इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -a,0, जहां पर ये वायर रखा हुआ है। सिमेट्रिकली दूसरे साइड भी एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर है, इसमें भी वही सेम करंट आई मान लीजिए और सिमेट्रिकली रखिए, मतलब a,0 पर इसको रखिए। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 0,B पर। ये सवाल है ना? तो सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। देखिए ये सवाल जब मैं आपको डायरेक्शन पढ़ा रहा था तभी बताया था, है ना? जब आपको डायरेक्शन में बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायरेक्शन निकाल के बताया था मैंने आपको। नहीं याद है तो फिर देख लीजिए, फिर दोबारा सॉल्व कर दे रहा हूं। चलिए एक काम करिए, इस वायर को मान लीजिए 1 और इस वायर को मान लीजिए 2, दोनों को अलग अलग दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। ये नीचे दोनों को अलग अलग डायरेक्शन दिखा दे रहा हूं मैं। ये वायर 1 के लिए दिखा दे रहा हूं मैं, ये वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, ये रहा वायर, इनफाइनाइट वायर, आई करंट फ्लो हो रहा है। यह डिस्टेंस दिया हुआ है ए, आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। यह डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? B दिया ना, 0,B, 0,B, तो यही ना B हुआ, ठीक है। पहला काम क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, R बन गया, ठीक है ना? अब बताइए इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। क्या बोला था आपसे मैंने कि जब कभी भी ऐसा हो कि वायर पेपर के परपेंडिकुलर रखा हो तो सर्किल बना के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का हेल्प लीजिए। तो अब आर के परपेंडिकुलर ही ना बनाना होगा और बाहर वायर है तो किधर बनाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा ना, ये हो गया B1 वेक्टर, ठीक है ना? अगर आप ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वापस से थीटा बन जाएगा, ठीक? 1 का मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर दिया मैंने आपको। अब ऐसी 2 देख लीजिए, 2 के लिए देख लीजिए, 2 के लिए ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना? y2 यहां पर रखा हुआ है ऐसे, ये करंट I फ्लो हो रहा है, यह डिस्टेंस a है, आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये दूरी b है। क्या करें? सबसे पहले r देखिए, ये रहा r, है ना? सिमेट्री से यह भी एंगल थीटा ही होगा, खैर तो होगा ही होगा। अब बताइए फिर आर के परपेंडिकुलर वायर पेज के अगर अंदर बाहर जाए तो सर्किल वाला फॉन्डा है, सर्किल बनाकर टेंजेंट यानी रेडियस आर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बचता है? फिर बचता है क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर की एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर, यही ना बचता है।
तो यहां पर बाहर करंट आ रहा है, तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर बनाइए। एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसे नहीं जाएंगे आप, ये हो गया B2, ठीक, ये एंगल थीटा है, ये वाला ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल फिर से थीटा हो गया, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ही, है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 ऊपर थीटा बन गया, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि B1 और B2 मैग्नीट्यूड में तो सेम ही ना होंगे हो, क्यों नहीं सेम होंगे, पी पॉइंट दोनों के लिए तो सिमिलर है, इनफाइनाइट वायर्स दोनों हैं, तो क्या लिख दूं इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यही ना हुआ, B1 B2 का वैल्यू यही आएगा सेम, तो B1 B2 का वैल्यू यही आएगा, मान लीजिए इसे B मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये था ऐसे एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है ना। एक B2 इधर बनाए हैं आप, ये एंगल थीटा दिखा रखे हैं आप, और एक B1 नीचे साइड है, और नीचे वाला वाई एक्सिस से एंगल थीटा दिखा रखे हैं आप। बताइए, खुद बताइए, B1 B2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो कॉस कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कट गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, माइनस 2b साइन थीटा, है ना, b साइन थीटा, b साइन थीटा, दोनों माइनस एक्स में ऐड हो रहे हैं, b कॉस ऊपर, b2 कॉस ऊपर, b1 कॉस नीचे, कट गए, तो यही आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, रख दो वैल्यू, तो क्या आ गया आंसर, -2b का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, साइन थीटा का वैल्यू, किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है थीटा वाले ट्रायंगल में, नीचे जो ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, b, और हाइपोटेन्यूज r, तो b बाई r, आई क्या तो था ही, कितना आ गया फाइनल आंसर, माइनस म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आ गया ना, आर स्क्वायर क्या रखता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड यही है। तो यही आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा अगर डायरेक्शन पे अगर ध्यान दे लेते हैं आप, तो उसका तो खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखने की बात है कि नहीं, उसका तो खाली फॉर्मूला में वैल्यू रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया था मैंने फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 आया था, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आया था वो याद है, क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल साइन पाई बाई एन टेन पाई बाई एन। इस पर सवाल देख लीजिए कैसे आएगा, एक बना रहा हूं मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक बना रहा हूं मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, याद रखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 1 भी इक्विलैटरल ट्रायंगल था, लेकिन उसमें क्या था कि एक जगह से करंट इंटर किया और दूसरी जगह से बाहर निकल गया, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें करंट इसी लूप में सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसी लूप में ऐसे घूम रहा है ना। तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये सेंटर ओ अगर है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फाइंड बी वेक्टर एट ओ, ये सवाल है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है, दिया हुआ क्या है, ट्रायंगल का साइड लेंथ एल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड लेंथ एल दिया हुआ है, ओ सेंटर है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल साइन पाई बाई एन। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। यहां पर कितने हैं, 3 इंटू 10 पाई बाई एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 है, तो साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2। टेन 60 डिग्री मतलब रूट थ्री इंटू रूट 3 बाई 2। 3 बाई 2 आ गया शायद, सही कह रहा हूं मैं। तो बी का वैल्यू तो कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया, ये साइन पाई बाई 3 टेन पाई बाई 3 3 बाई 2 आ गया क्या, शायद चेक करिए तो। अगर आ गया तो आंसर क्या बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। चेक करिए तो सही किया है मैंने। सही किया है ना। तो रेगुलर पॉलीगन जो था, याद है ना फॉर्मूला नंबर 8, रेगुलर पॉलीगन जो था, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, उसके एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड यही होता था। अब क्या उसके बाद बचता था, एन से मल्टीप्लाई करना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दूं मैं अब, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं मैं, बी नेट बराबर इसका 3 गुना 3 साइड है। याद है ना फॉर्मूला नंबर 8, बार बार बोल रहा हूं आपसे मैं। फॉर्मूला नंबर 8 में क्या सिखाया मैंने आपको, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा दिया था मैंने, बॉक्स में भी बंद कर दिया था। अब क्या बचा था, खाली एन से मल्टीप्लाई करना। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड यही ना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल साइन पाई बाई एन टेन पाई बाई एन। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, अब एन से मल्टीप्लाई करना बच गया, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 है यहां पर, एन मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर आ गया 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर करंट सर्कुलेट करे, लूप के अंदर ही घूमता जाए, लूप के अंदर ही अगर घूमता जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा सेंटर पे, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि करंट स्क्वायर लूप में सर्कुलेट कर रहा है, करंट इस तरह से स्क्वायर लूप में सर्कुलेट करने लगे, ऐसे करंट इस तरह से स्क्वायर लूप में सर्कुलेट करने लगे, आई करंट है और स्क्वायर है, इसे सभी साइड एल लेंथ के हैं। अब आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, फॉर्मूला नंबर 8 लगाएंगे। किसी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड याद किया हुआ है, वो अप्लाई करके एन से मल्टीप्लाई। चाहे आप एक काम करिए, आप जो फॉर्मूला याद किए हैं उसमें एन से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना के याद कर लीजिए। मतलब है आप चाहे तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख के दिखा रहा हूं, देख लीजिए क्या लिखूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एन इंटू बी, है ना। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड बी था जो याद किया है, ये जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो लिख रखा है, ये वाला एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड याद कर लिया है ना। तो अब क्या करें, एन से मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर आप चाहे तो ऐसे भी याद कर लीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई एल साइन पाई बाई एन टेन पाई बाई एन। आप चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, चाहे एक जो आपको ठीक लगे, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालकर एन से मल्टीप्लाई, और चाहे सभी का पहले ही एन से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर याद कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही ना है कि नहीं। तो चलिए यहां पर वाई क्या है, स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप में एन, एन कितना हो गया स्क्वायर लूप में, एन इज इक्वल टू 4 रखना होगा इस बार। तो क्या लिखूंगा मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट इंटू 4 इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई एल साइन पाई बाई 4 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 तो 1 हो जाएगा,
और साइन पाई बाई 4 1/√2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड 4/√2 ना, 4/√2 मतलब 2√2, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। शायद ये आंसर आ गया, चेक करिए तो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 में एक ही साइड का मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के छोड़ दिया था। क्यों? अब बचा ही क्या? एन से मल्टीप्लाई करना, कर लीजिए अपने आप से। तो चाहे तो आप एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड रट जाइए, और चाहे अभी जो किया ये वाला, ये पूरे पॉलीगन का मैग्नेटिक फील्ड रट जाइए, बात तो एक ही है ना, जो आपको ठीक लगे। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया ना। अब देखना है आगे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप, ऑब्वियसली करंट कैरिंग लूप ही होगा, करंट तो फ्लो होगा ही ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप, मान लीजिए, मान लीजिए कि एक सर्किल बना रहा हूं मैं, लूप बना रहा हूं, रिंग बना रहा हूं, है ना, एक रिंग बना रहा हूं। ये मान लीजिए एक रिंग है, सॉरी ये तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन गया ना, रिंग बना रहा हूं। कहा गया रिंग? हाँ ये चलिए, ये मान लीजिए एक रिंग है इस तरह से, ये एक रिंग मान लीजिए रिंग है, और इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। इस रिंग में करंट मान लीजिए आई फ्लो हो रहा है, करंट आई, इस रिंग का रेडियस ये आर गिवन होगा, और आपसे कहा जाएगा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर, है ना। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को चाहिए। तो फिर तरीका आप जानते ही हैं, एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा एलिमेंट कैसे ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इजी डेरिवेशन है इसका, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एजम्पशन क्या ले रहा हूं मैं। एक टॉप पे एलिमेंट लूंगा मैं, रिंग के टॉप पे, जब टॉप पे एलिमेंट लूंगा, रिंग पहले तो ये बताइए कि ये रिंग कौन से प्लेन में है। अगर आप इसको, ये आप एक्स एक्सिस मान लें, रिंग के एक्सिस को अगर आप एक्स मान लें, ये आप वाई मान लें, अगर ये वाई मान लें, तो जेड बाहर आ गया, नहीं आ गया पेपर के। तो बताइए रिंग कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में बनाने की कोशिश की उन्होंने? वाईजेड प्लेन में। एक्स एक्सिस रिंग का एक्सिस है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ना रिंग होगा, तो हम रिंग कहां बनाए हैं? वाईजेड प्लेन में। ठीक, तो अगर आप ये टॉप पे अगर आप टॉप पे, रिंग के टॉप पे कोई एलिमेंट मानेंगे, छोटा सा पोर्शन रिंग का, अगर आप रिंग के टॉप पे कोई पोर्शन मानते हैं, रिंग का छोटा सा पोर्शन, तो उसमें करंट बाहर प्लस जेड की ओर जाएगा, क्योंकि रिंग कहां है? वाई जेड प्लेन में। तो जब टॉप पे एलिमेंट मानेंगे यहां पर, तो ये कहां जाएगा इसमें करंट? ये जो आप डीएल मान रहे हैं, इसमें ये जो आप डीएल माने, इस डीएल, इस डीएल का डायरेक्शन क्या लिख दूं मैं? प्लस के कैप। सही नहीं बोल रहा हूं? है कि नहीं? रिंग कौन से प्लेन में है? वाईजेड प्लेन में। समझिए रिंग परपेंडिकुलर है पेपर के, तो ऊपर से जब आप देखेंगे तो करंट बाहर आ रहा होगा, फिर घूम के नीचे से अंदर जा रहा होगा, यही ना। ऐसे ही अगर आप नीचे डीएल मान लेते हैं बॉटम पे, यहां पर जब आप यहां पर डीएल मान लेते हैं, तो यहां पर करंट अंदर जा रहा होगा, ऐसे क्रॉस करंट अंदर जा रहा होगा। यहां पे अगर आप डीएल वेक्टर मान रहे हैं, तो ये डीएल वेक्टर अंदर गया, माइनस के कैप, है कि नहीं? ठीक,
ये तो रिंग का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब बेसिक स्ट्रक्चर बना दूं पहले मैं आपको, एक्स वाई एक्सिस वह तो बना ही देता हूं मैं पहले। तो एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और ये वाई एक्सिस पर डीएल थे, है ना। वाई एक्सिस पर डीएल था, एक ऊपर एक नीचे, ये वाई एक्सिस पर डीएल था, एक ऊपर डीएल था यहां पर जिसमें करंट बाहर आ रहा था, है ना, और एक नीचे डीएल था जिसमें करंट अंदर जा रहा था। अंदर कैसे दिखाते हैं आप, सर्किल के अंदर क्रॉस बनाकर, ये यही ना बना। अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, पी पॉइंट यहां एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। कैसे करते हैं बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं, आर बनाते हैं ना। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, आर। कैसे बनाते हैं यार, सिंपल है, पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ना। तो पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पहले ऊपर वाले वायर को देखिए, यहां से ये बना लिया आर, ये ना बन गया आर, ठीक है ना। यह तो रेडियस है, कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस तो, यह तो कैपिटल आर है, ये आर बना लिया। अब बताइए क्या करते हैं, इसी आर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है। ये तार कैसे है, करंट कैसे है, बाहर, बाहर करंट है तो क्या करेंगे आप, बाहर करंट है तो क्या करेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर किधर गया, ऊपर गया ना, ये बना दिया ऐसे, ये बन गया एक डीबी, ठीक, बन गया ना डीबी। आप चाहे तो इस एंगल को थीटा मान लें, यह थीटा, यह तो 90 डिग्री है ही, आर के परपेंडिकुलर ना डीबी होता है, ये तो 90 है ही, ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा, ये 90, ये वापस से थीटा आ गया, ठीक है, ओके। ऐसे ही अब नीचे वाले वायर का देखिए, नीचे वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखिए। तो नीचे वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालते हैं तो फिर तरीका तो वही होता है, पहले क्या करेंगे आप, आर बनाएंगे, तो आर बनाइए, ये बन गया आर। अब फिर आर के परपेंडिकुलर, अब बताइए कैसा करंट है, ये अंदर करंट जा रहा है, तो क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर किधर जाएगा, नीचे आएगा ना, तो क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर ऐसे नीचे आ गया, डीबी, यह 90 डिग्री है परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर, क्लॉकवाइज ऐसे देखिए ना, ऐसे ये क्लॉकवाइज, ऐसे ये क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर एंगल थीटा वैसे नीचे एंगल थीटा, फिर से ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से एंगल थीटा। तो बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा और कौन सा कंपोनेंट डबल हो जाएगा या ऐड होगा, या किसको इंटीग्रेट करें, वाई कंपोनेंट कट जाएगा ना, डीबी साइन कट गया, क्या बचेगा डीबी कॉस, ये नहीं बचेगा डीबी कॉस। तो क्या लिखूं नेट मैग्नेटिक फील्ड में, मैं बी में लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ डीबी कॉस थीटा, ठीक है ना, हुआ नहीं हुआ, ओके। डीबी का वैल्यू रख रहा हूं मैं, देखिए कितना इजी है, डीबी मतलब क्या होता है, म्यू नॉट आई डीएल, म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये ना होगा डीएल, कॉस थीटा जैसा था वैसा है। अब यहां पर डीएल को इंटीग्रेट करिए, बाकी कुछ और वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल केवल डीएल है, डीएल का इंटीग्रेशन टोटल सरकमफरेंस, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टोटल सरकमफरेंस। तो बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई टोटल सरकमफरेंस 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या बच गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा देख के बताइए बेस कितना है ट्रायंगल का? बेस कितना है? आर, कैपिटल आर, और हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ओके, क्या बन गया यह? 2 पाई से नीचे कैंसिल करिए तो क्या आ गया? म्यू नॉट कैपिटल आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या बन गया? आर क्यूब बन गया, है ना? आर क्यूब बन गया ना। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको क्यों स्मॉल आर का वैल्यू लिखना है? किसमें? किसमें वैल्यू लिखना है? जो गिवन टर्म्स हैं। क्या गिवन है? एक्स, और क्या दिया है एक्स के अलावा? रेडियस कैपिटल आर। तो फाइनल आंसर लिख दीजिए। फाइनल आंसर आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना? आर क्यूब का वैल्यू रख रहा हूं, देख लीजिए, बताइए क्या होगा आर क्यूब का वैल्यू? आर स्क्वायर का पावर 3/2 कर लो। आर स्क्वायर का पावर 3/2 कर लो, या आर का वैल्यू रखो अंडर रूट में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और पावर क्यूब है तो टोटल हो गया 3/2। ठीक है ना? ये आंसर आ गया। तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर इतना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है ना? कि हम लोग रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर दिए। अब क्या करेंगे? इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर याद करेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के याद करेंगे। देखिए छोटा चैप्टर मैंने कहा ही, इसमें स्ट्रेट वायर पढ़ना है, रिंग पढ़ना है। ठीक है ना? और उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, उसमें टोरॉइड सोलेनॉइड आएगा, बस खत्म चैप्टर। ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही नहीं। ओके ना?